बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो तीन बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने बिल्कुल जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था चीफ जस्टिस पे हमला कर दिया है। ये एक पूरा स्क्रिप्ट था जिसके बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ आगे जाके। वो स्क्रिप्ट कैसे चीफ जस्टिस ने फेल किया वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बगलोल के मुबैना इंटरव्यू का जो तीसरा हिस्सा शाया हुआ है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये बात तो तय है, दो चीजें हो सकती हैं एक में से। या तो इसको इतनी बड़ी कीमत दे दी गई है कि ये अब शरीफ खानदान के लिए बयानियां बनाने के लिए हर हद क्रॉस कर रहा है, या तो ये वजह है, या इसकी कोई ऐसी वीडियोस और ऑडियोज हैं शरीफ खानदान के पास कि ये अब मजबूर होकर इनका साथ दे रहा है। यानी जब से भी दे रहा है, 2018-19 से दे रहा है। इन दोनों में से कोई एक बात जरूर है, ये शख्स अपने इदारे को भी पड़ गया है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी काफी टाइम पहले, और उसमें मैंने कहा था कि जिसको नवाज शरीफ ने लगाया है वो कैसे नवाज शरीफ को नायल कर सकता है। बगलोल के मुबैना इंटरव्यू में बगलोल खुद कह रहा है कि मुझे नवाज शरीफ ने ओहदे पे लगाया था, मैं कैसे उसको नायल करता, मतलब मैं तो उसका एहसान मानता। फिर मैंने आपको ये कहा था कि क्योंकि उस टाइम एक माहौल बन गया था करप्शन के खिलाफ, तो ये बचा नहीं सका नवाज शरीफ को। अपने इंटरव्यू में बगलोल कहता है कि उस टाइम सभी खिलाफ हुए थे और सबका माहौल इस तरफ था, तो इसलिए फिर ये सारा कुछ हो गया। दबाव बड़ा ज्यादा पड़ा हुआ था, इदारे के अंदर बड़ा दबाव था और सारा कुछ। तो एक एक बात जो मैंने इस शख्स को अंडरस्टैंड करके आपको बताई है ना, वो ये खुद अपने जुबान से मुबैना तौर पे इकरार कर रहा है कि ये दुरुस्त है। इस शख्स को मैं समझ गया था जब इसने मार्च के महीने में साइफर छुपाया, फिर इमरान खान को ये सलूट करता हुआ दिखाई दिया, झूठ पे झूठ बोल रहा था। तो तब मुझे इस बंदे की मुकम्मल समझ आ गई थी ये किस किस्म का बंदा है। और उसके बाद मेरे लिए तज्जिया करना बहुत आसान था, जिसमें मैं इमरान खान साहब को भी अपनी वीडियोस के तवज्जुह से मशवरा देता था कि सांप या बिच्छू पे एतबार कर लेना, इस शख्स पे ना करना, ये झूठा है, धोखेबाज है और फ्रॉडी है। इसके साथ मैंने एक टर्म यूज की थी कि दिस मैन इज नॉट फिट टू कमांड एन आर्मी, ये मेंटली इल है, और मैं इस पर अभी भी कायम हूं। ये बंदा, इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है जिस तरह की ये बातें कर रहा है। एक और चीज की तरफ मैंने आपकी तवज्जो दिलाई थी, जब नवाज शरीफ पे पनामा का ये मामला चल रहा था, डीजीएमआई थे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे जनरल आसिम मुनीर। जो शख्स नवाज शरीफ का अकामा यूएई से लेकर आया था ना, खोज लगा के, उस शख्स का नाम था जनरल आसिम मुनीर। वो उस टाइम डीजीएमआई थे, मेजर जनरल आसिम मुनीर, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे। नवाज शरीफ ने आज तक नाम नहीं लिया कि मेरा अकामा निकाल के कौन लेकर आया, बल्कि उसी बंदे को आर्मी चीफ लगा दिया। अब आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा खेल कोई हुआ होगा कि नवाज शरीफ ने उस बंदे को आर्मी चीफ लगाया है जो नवाज शरीफ का अकामा ढूंढ के लाया, जिसकी वजह से नवाज शरीफ ताहयात नायल हुआ। आईएसआई थे, वो थे जनरल नवीद मुख्तार, वो नवाज शरीफ के रिश्तेदार थे। आज तक नवाज शरीफ ने उनका नाम नहीं लिया कि कुछ गलत किया है, मेरे खिलाफ कुछ करवाया है। पूरे पनामा के फैसले में सजा होने तक नवीद मुख्तार साहब डीजीआईएसआई थे, ये याद रखिएगा। तो कहानी कैसे डाली जा रही है अब जरा समझें। इसने उस टाइम ये कहानी डाली जी कि फैज साहब कंट्रोल कर रहा है और जजेस तुम्हारे खिलाफ हैं, और यही कहानी शरीफ खानदान और इसने मिलके बनाई, और अब ये बयानिया वाकई बेचा जा रहा है। एक टाइम पहले मरियम ने अचानक बगलोल का नाम लेना छोड़ दिया और फैज हमीद का नाम लेना शुरू कर दिया। तब ही शक पड़ना शुरू हो गया था कि इनकी डील ये हुई है कि मुझे निकाल दो बीच में से, सब कुछ जो मेरा डीजीसी था वो करता रहा आईएसआई के अंदर बैठ के, जैसे अभी डर्टी हैरी है। यानी आप ये समझ लें कि जनरल नवीद मुख्तार जब डीजी आईएसआई थे और बगलोल आर्मी चीफ था, तो जो डर्टी हैरी था ना उस वक्त का, वो जनरल फैज हमीद थे। यही ओहदा जो अब डर्टी हैरी के पास है, यही ओहदा जनरल फैज हमीद के पास था उस वक्त। तो इस ओहदे में ज़ाहिर है आपके नीचे बहुत सारा कमांड एंड ऑपरेशन होता है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन ऊपर से ऑर्डर के बगैर नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। वरना जितना डर्टी हैरी बदनाम हो चुका है अरशद शरीफ के मामले में, इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश में, अब तक उसका तबादला कम से कम हो जाता। कोर्ट मार्शल तो चलो नहीं होता, आप जेलसली गार्ड करते हैं, लेकिन तबादला हो सकता था, वो भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सब कुछ ऊपर से बताया जा रहा है और वही किया जा रहा है। अब नीचे आते हैं, सुसर के साथ ताल्लुकात का भी एतराफ़ कर लिया है कि मेरे सुसर की वजह से मेरे बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ ताल्लुकात, बहुत सारे लोगों से हुए मेरे ताल्लुकात। लेकिन एक बड़ी अहम बात की है कि मुझे किसी ने बताया, ये बगलोल कह रहा है, अब किसी आम बंदे ने तो नहीं बताया होगा गली में चलते हुए, कि मियां शरीफ साहब ने मुबैना तौर पे $5 मिलियन रिश्वत ली जब पहला मोटरवे बन रहा था। डेवू कंपनी ने बनाया था ना, $5 मिलियन उस जमाने में रिश्वत ली। $3 मिलियन के फ्लैट लिए, ये जो फ्लैट हैं अब जिनके ऊपर नवाज शरीफ को सजा हुई है, और $2 मिलियन उन्होंने जहाज के लिए दे दिया।
تو یہ تو پتا چل گیا کہ اس کو بھی پتا تھا کہ وہ جو فلیٹ ہیں لندن کے وہ چوری کے پیسے کے ہیں، کرپشن کے پیسے کے ہیں، پھر بھی یہ نواز شریف کو بچاتا رہا، اور یہ ادارے کو پتا ہے کہ یہ کرپشن کے پیسے کے ہیں، پھر بھی ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ المیہ ہے۔ تو یہ بات میں فی الحال اتنی کروں گا کہ ایک ایک بات جو میں نے آپ کو تجزیہ دیا تھا وہ یہ خود اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ یہ درست ہے، جبکہ میں نے آپ کو خبر نہیں دی تھی، میں نے تجزیہ دیا تھا۔ قاسم شاہ صاحب نے جب عمران خان کا انٹرویو کیا تو پہلے دن میں نے کہا کہ یہ بندہ غلط نیت سے آیا ہے، صاف پتا چل رہا ہے اس کی باڈی لینگویج ہے۔ وقت نے ثابت کیا، وہ ایکسپوز ہو گیا، اس کا سارا جو پورا ٹور انہوں نے طے کیا ہوا تھا کمپنی کے ساتھ مل کے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کتنے لوگ لانچ کیے سب کے بارے میں آپ کو بتایا گیا۔ ابھی بھی میں نے اس کے بارے میں آپ کو جتنا کچھ بتایا نا کہ یہ جھوٹا ہے، فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ مینٹلی ال ہے۔ He was never fit to command an army، یاد رکھیں۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ کوئی سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ اوپر نہ آ سکیں دوبارہ۔ دوسری چیز ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بھی میں آپ کو پچھلے 2-3 سال سے بتا رہا ہوں کہ پلان 2023 ہے، ایک کمپلیٹ ٹیک اوور ہوگا شریف خاندان کا۔ یہ جو ججز کا ایک گروہ اب سپریم کورٹ میں پہنچا دیا گیا ہے بڑی محنت کر کے، جب فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو نواز شریف کا کمپلیٹ اینڈ اٹر ٹیک اوور ہو جائے گا پاکستان کا، ایک پوری ڈکٹیٹرشپ قائم ہوگی۔ یہ سب نواز شریف کے احسانات کہہ لیں یا کسی وجہ سے بھی اس کو اپنا گاڈ فادر یا مائی باپ سمجھتے ہیں، یہ جو سارے کچھ ہم خیال لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے آج کیا کہانی ڈالی ہے، 3 رکنی بینچ فیصلہ دیتا ہے جس میں ایک ڈسینٹنگ نوٹ آتا ہے، اور 2 لوگ یہ کہتے ہیں ججز کہ چیف جسٹس کے پاس سموٹو کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب یہ قانون سازی ہو جائے گی تب تک سارے کیسز آپ چھوڑ دیں، سننا جو بھی سموٹو سے ریلیٹڈ ہیں یا اس سے کنیکٹڈ آگے کیسز ہیں، ان سب کو آپ پاز پہ ڈال دیں، سب شریف خاندان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جبکہ 2022 میں ہی آئی تھنک یہ فیصلہ آ چکا ہے یا 21 میں کہ، اور 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ کون سا موٹو لے سکتا ہے، صرف چیف جسٹس لے سکتے ہیں۔ یہ بینچ بنانے کی طاقت بھی چیف جسٹس سے لینا چاہتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جنرل کیانی بن گیا، جیسے جنرل کیانی نے مشرف کے ساتھ کیا تھا، فائز عیسیٰ وہی کام عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب ان کے پریشر میں نہیں آ رہے تو یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اسکرپٹ کیا تھا میں آپ کو اب وہ بتا دیتا ہوں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا نیٹی گریٹی میں کہ کیا کر رہے ہیں۔ اسکرپٹ یہ تھا کہ ان کو یہ تھا کہ ہم آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، گورنر بھی تاریخ نہیں دے رہا کے پی کا، ہم نے الیکشن ختم کینسل کروا دیے ہیں الیکشن کمیشن سے، عمر عطا بندیال صاحب لیں گے سموٹو۔ اس کے بعد یہ اسکرپٹ تیار تھا کہ جب انہوں نے سموٹو لیا ہوگا ہم قانون سازی کریں گے پہلے سموٹو کے خلاف، پھر ہم فائز عیسیٰ جیسے یہ فیصلہ ہے ایسا کوئی فیصلہ کروائیں گے اور اس کو اتنا متنازع کر دیں گے کہ چیف جسٹس صاحب مجبور ہو جائیں گے فل کورٹ بینچ بنانے میں، کہ فل کورٹ بینچ دیکھے کہ سموٹو لینا ہے یا نہیں لینا اور کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ان کا پورا پلان ناکام کر دیا چیف جسٹس نے کہ انہوں نے ویٹ کیا، ہفتہ گزر گیا، انہوں نے ویٹ کیا۔ تحریک انصاف نے جب پٹیشن داخل کرائی، شیخ رشید نے بھی کرائی اور لوگوں نے بھی کرائی، تب جا کے انہوں نے کیس سنا۔ انہوں نے سموٹو نہیں لیا اور ہمیں یہ لگ رہا تھا وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ سوئے ہوئے نہیں تھے، وہ ان کی چالوں کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کریں گے۔ اگر سموٹو لیا تو یہ دوبارہ وہی کہانی ڈالیں گے، وہی کھیل ڈالیں گے۔ یہ جو 2 لوگوں کا فیصلہ آیا یہ بھی اسی کا تسلسل تھا کہ اگر سموٹو لیتے تو یہ بھی پھر اس کے خلاف جاتا۔ تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے ایک نیا کیس اٹھایا جس میں پٹیشنز آئی ہیں، اور فیصلہ یہ نہیں ہونا کہ سموٹو میں کیا ہوا تھا، فیصلہ یہ ہونا ہے کہ کیا الیکشن کمشنر تاریخ بدل سکتا ہے، کیا آگے کر سکتا ہے، کیا آئین کو توڑ کے 6 مہینے تاریخ آگے لے کے جائی جا سکتی ہے، بغیر سپریم کورٹ کے آرڈر کے کچھ ایسا کام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی کلیئر انڈیکیشنز ہیں کہ چیف جسٹس نے ان کے سارے پلان کو ناکام بنایا ہے اب تک۔ اظہر مشوانی کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ 2 ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو بھی بلکہ ان کا دکھاتا بھی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے۔ تحریک انصاف کے بلوچستان کے ممبر کو گرفتار کیا جاتا ہے، یعنی اغوا کیا جاتا ہے ISI انٹرنل ونگ کی طرف سے، بشک سامنے پولیس کا نام لیں، جس کا بھی نام لیں، اور ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کو ڈرایا جاتا ہے، پتہ نہیں ٹارچر کیا ہے یا نہیں کیا ابھی تک پتہ نہیں، اور ان سے پھر یہ ٹویٹ کروایا جاتا ہے۔ اس شرط پہ انہیں چھوڑا جاتا ہے کہ میں ماجد خان تاجک پاکستان تحریک انصاف بلوچستان سوشل میڈیا لیڈ کی حیثیت سے اپنے نہ صرف عہدے سے بلکہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی سے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج سے میرا پاکستان تحریک انصاف اور سوشل میڈیا اور سوشل ویب سائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ماجد خان تاجک۔ یہ ناظرین وہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ذرا چیک کریں۔ یہ بھی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا۔ I served for PTI as member of social media team اور آلسو میں ایکس لیڈ تھا PTI بلوچستان کا والنٹیرلی۔ میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا تھا، تب بھی میں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اور کیونکہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں اور کنسرنڈ ہوں اپنے ملک کے لیے، اس لیے میں ایسے کسی بندے کو یا لیڈر کو سپورٹ نہیں کر سکتا جو ریاست کو بدنام کرے، کانسٹیٹیوشن، انسٹیٹیوشن اینڈ آرمڈ فورسز کو بدنام کرے۔ پلیز نوٹ that
आई हैव नो एफिलिएशन विद पीटीआई नॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। मेरा पीटीआई या किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था और अपने मुल्क के लिए ही काम करता रहूंगा। ये मजबूर किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों को मार मार के, नंगा करके, तशद्दुद करके या डरा के, वन वे और अनदर, और ये ट्वीटें करवाई जा रही हैं। ये नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं, ऐसे बीज बो रहे हैं कि यकीन माने कि इनकी भी नस्लें ये दरख्त काटेंगी। उनको समझ नहीं आ रहा अभी कि ताकत का एक घमंड होता है। हाफिज साहब को ये लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे लोगों को डरा के। ये क्यों किया जा रहा है? अजहर मशवानी को पकड़ा हुआ है क्योंकि अजहर मशवानी से भी ऐसा ही बयान दिलवाना चाहते हैं और इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगवाना चाहते हैं कि वो एंटी स्टेट है। अब जरा मेरे सवाल का जवाब दें, ये कैसा एंटी स्टेट है कि जब मरासला आया, इसको पता चल गया कि इससे छुपाया गया था, ओआईसी के इजलास की खातिर उसने 15 दिन चुप किए रखा कि इजलास कहीं खराब ना हो जाए। उसके बाद भी उसने कोशिश की कि इसके ऊपर कोई एक्शन हो। जब नई इदारों ने बात मानी तो एक जलसे में उसने सिर्फ जिक्र किया, सरसरी सा किसी मुल्क का नाम नहीं लिया कि हमें धमकियां मिल रही हैं। तब भी जब इदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया तो एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। उसमें कहा गया कि यह बहुत बड़ी वायलेशन हुई है, मुदाखलत हुई है, इस पे अमेरिका को डिमार्श करना चाहिए। डिमार्श किया गया इस्लामाबाद में भी, वाशिंगटन में भी। उसके बाद वो बंदा आराम से एक किताब उठा के अपनी डायरी घर चला गया। किस इदारे के खिलाफ उसने बात की थी? तो उसे निकाला क्यों था? क्या साजिश करने की जरूरत थी? क्योंकि 9 अप्रैल से पहले तक यही तहरीक इंसाफ के सपोर्टर इदारे के लिए जान देते थे। यही तहरीक इंसाफ के सपोर्टर इदारे के लिए वॉलंटियर करते थे 5th जनरेशन वॉर में। फिर आपने 25 मई को जो मारा लोगों को, आपने अरशद शरीफ को कत्ल किया, आपने इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की, और उसके बाद मुसलसल आप लोगों को उठा रहे हैं, जबर कर रहे हैं। दिल शाह को मार दिया, मौजम को गोली मारी। जो आपने इमरान खान के कातिल को मारनी थी वो जाके बेचारे मौजम को लग गई। कत्लो गारत आप करें, तशद्दुद आप करें, लोगों के मुंह पे पेशाब करने की बातें आप करें। नफरत इमरान खान फैला रहा है। अल्लाह बचाए किसी मुश्किल वक्त से, कोई पता नहीं होता, इंसान का ईमान डोल जाए। लेकिन मेरे आप टुकड़े भी कर दें, टुकड़े मैं आपको बता रहा हूं मेरे कर दें, मैं आपको बता रहा हूं कि फिर भी जब तक आप बुराई करते रहेंगे ये जंग जारी रहेगी। क्योंकि मेरे अल्लाह का हुक्म है कुरान में, और वो हुक्म क्या है? जब मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह कराओ। जो ग्रोह ज्यादती कर रहा हो उसके साथ लड़ो, तब तक लड़ो जब तक वो ज्यादती करने से बाज ना आ जाए, और जब वो ज्यादती करने से बाज आ जाए तो बहुत एहसन तरीके से सुलह करवा दो। जब तक आप ज्यादती करने से बाज नहीं आएंगे, जब तक ये कत्ल गारत, तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत खत्म नहीं होगी, जब तक जमहूरियत के रास्ते में आप खड़े होंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप सुधरेंगे, जैसे ही आप सीधे रास्ते पे आएंगे, सुलह सफाई की बात होगी। ये कोई जंग तो नहीं है, कोई भारत से जंग तो नहीं है भाई। ये लड़ाई ही असूलों की है। आप असूलों से साइड पे हैं, हम असूल पे खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के साथ आप ये कर सकते हैं, साफियों के साथ आप ये कर सकते हैं, सबके साथ। लेकिन जो असूल की बात है वो असूल की है कि आपको ये तशद्दुद छोड़ना पड़ेगा, आपको ये कब्जा छोड़ना पड़ेगा। ये जुल्म की इंतहा है। आप लोगों से ऐसे मैसेजेस करवा रहे हैं, उनको पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं इस तरह से। ये आपका वैल्यू रह गई है कि आप छोटे मोटे सोशल मीडिया के लोगों, ट्विटर यूजर को पकड़ पकड़ के आप उनसे ये मैसेज करवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इतनी ताकत के बाद आप इतने छोटे और इतने नीच हो गए हैं। थोड़ी सी शर्म कर लो यार। सिंपल हाल है, मैं अभी भी बता देता हूं, अगर कोई अक्ल है, चार आने की भी कोई अक्ल है, पता नहीं आप में है या नहीं है। जिस दिन इस मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे, इदारों के ऊपर से सारा दबाव खत्म हो जाएगा, लोग फिर से सियासी लड़ाइयों की तरफ चले जाएंगे। ये एक छोटी सी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही। और अगर आपको ये लगता है कि इलेक्शन होंगे, इमरान खान जीतेगा और पीडीएम हमारे खिलाफ बोलेगी, पीडीएम की ग्राउंड पे कोई सपोर्ट नहीं है। मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूं, ग्राउंड पे पीडीएम की 2% सपोर्ट भी नहीं है जो इमरान खान की है। आप पे कोई प्रेशर नहीं आएगा इसके बाद। लेकिन इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। जिस दिन ये हो गए, इदारों के ऊपर से प्रेशर हट जाएगा। उसके अलावा आप उल्टे लटक जाएं, 22 करोड़ को उल्टा लटका दें। जो फिरौन करता था ना, सारे बेटों को मार दो, आप वही कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के सारे लोगों को मार दो। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अपने घर से मूसा उठेगा, आप देखेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगी आपके साथ हुआ क्या है। अभी वक्त से सुधर जाएं। ये हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये अजहर से या कोई कन्फेशन कराना चाहते हैं, इमरान खान को किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी में फंसाना चाहते हैं, या इसी तरह का बयान दिलवा के एक बददिली लोगों में फैलाना चाहते हैं कि अगर अजहर पकड़ा जा सकता है तो तुम छोटे छोटे जो ट्विटर पे काम कर रहे हो तुम भी पकड़े जा सकते हो। ये वॉलंटियर्स हैं, ये अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ये काम नहीं छोड़ेंगे। आपकी गलत फहमी है ये। वतन की मोहब्बत कभी आप भी दिल में पैदा करें तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों काम कर रहे हैं सारे लोग। जो लोग डॉलरों के लिए जंगे लड़ते हैं उन्हें समझ नहीं आएगा कि वतन की मोहब्बत क्या होती है। जल्द आपको समझा देगी इंशाल्लाह ये कौम।
آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔